हार्ट ब्रेक। यक्षित ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। वेद अपनी भीगी आंखों से अपने डैडी के पास आया और अपनी मुरझाई सी आवाज में बोला, डैडी मम्मा को क्या हुआ? वो कब तक ठीक होंगी? डैडी मुझे मम्मा से बात करनी है, प्लीज उन्हें उठने के लिए बोलो ना। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। अपने बेटे की बात सुनकर यक्षित वेद को अपनी गोद में भरकर उसके सिर को चूमते हुए बोला, बेटा आप टेंशन मत लो, आपकी मम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर आपके साथ बातें भी करेगी, ओके। वेद अपने डैडी के गोद में बैठा हुआ अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या के सिर को सहलाता है। उसके स्पर्श से वन्या को होश आने लगता है। थोड़ी देर में ही वन्या अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने वेद का चेहरा नजर आता है। वो छत से उठ बैठती है और वेद को अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को किस करते हुए रोते हुए बोली, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है आपकी मम्मा की जान निकल गई थी। उद्धरण चिन्ह। वेद वन्या के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरने की कोशिश करते हुए उसके आंसुओं को पोंछ लेता है और बोलता है, मत लो ये मम्मा, देखिए मैं आ गया हूँ और आपके पास हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या एक बार फिर अपनी नम आंखों के साथ वेद को अपनी बाहों में कस लेती है। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही रहते हैं। फिर यक्षित वेद के सिर को सहलाते हुए बोला, बेबी अभी आप चाचू के साथ अपने कमरे में जाओ, ओके। मम्मा बीमार हैं तो उन्हें रेस्ट करने दो। उद्धरण चिन्ह। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और अपने युवान चाचू के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही यक्षित ने मेड की लाया खाने की प्लेट वन्या के पास रखकर उसमें से एक बाइट वन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने अपनी नम आंखों के साथ एक नज़र यक्षित को देखा, फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, भूख नहीं है फिर भी चुपचाप खाओ, तुम्हें अभी मेडिसिन्स लेने हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मर भी गई तो क्या होगा, कोई और आ जाएगा वेद की मम्मा बनने के लिए। वन्या की इस बात पर यक्षित का पारा चढ़ गया। पर वन्या ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। सुबह यक्षित ने ही वन्या से अनजाने में ही पर कहा तो था कि वह इस घर में सिर्फ वेद की वजह से है। वन्या तो सिर्फ वही कह रही थी। यक्षित ने अपने गुस्से को काबू में कर लिया क्योंकि अभी वन्या की तबीयत ठीक नहीं थी और वह वन्या पर गुस्सा करना नहीं चाहता था। वन्या ने यक्षित के हाथों से वो प्लेट ले लिया और अपनी नम आंखों के साथ खाना खाने लगी। खाते वक्त वह आंसू भी बहा रही थी। ये देखकर यक्षित को बहुत बुरा लग रहा था। पहली बार वह अपने किए पर इतना पछता रहा था। वो समझ गया कि उसके उन वजह से वन्या बहुत हट हुई है। वन्या की आंखों के एक एक आंसू यक्षित के सीने को चिरने का काम कर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वन्या के डैड ने उसे बहुत रुलाया है और उसने भी आज वही कर दिया। ये सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी वाइफ आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी, क्योंकि उसने भी तो आज उसे इस घर में अपनी जगह बता दी थी। यक्षित को पता था कि वन्या का जगह उसके दिल में है, पर अनजाने में ही सही उसने वन्या का दिल दुखा दिया था। उसने आज एक बार फिर उसे तोड़ दिया था। वन्या ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए खाना खाया, क्योंकि वह किसी को अपनी वजह से परेशान करना नहीं चाहती थी। खाने के बाद यक्षित ने उसे दवाई दे दी। वन्या ने ज्यादा न नुक्कड़ नहीं करते हुए चुपचाप वो दवाई खा ली और बैग के एक कोने में सिमट कर सो गई। उसकी ये खामोशी यक्षित को बहुत चुभ रही थी। उसकी वजह से आज वन्या का दिल टूट गया था। ये सोचकर ही वह पागल सा हो गया था। उसने एक नज़र सोती हुई वन्या को देखा और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वह वापस आया तो वन्या को देखते हुए उसके बगल में बैठ गया। उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा जिसमें आंसुओं की लकीरें बन गई थी। उसने आहिस्ते से वन्या का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसका ध्यान उसके माथे पर लगी चोट पर गई। उसने टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसके माथे पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। ये लगाते ही उसे तेज जलन हुई और नींद की हालत में ही उसकी हल्की आह निकल गई। उसे थोड़ी देर देखने के बाद वह उसके बगल में लेट गया। वन्या जानबूझकर एकदम किनारे सोई थी ताकि वह यक्षित की पहुंच से दूर रहे। अगली सुबह यक्षित की जब आंखें खुली तो उसने अपने साइड में देखा तो वन्या वहां नहीं थी। वन्या यक्षित के जागने से पहले उठ गई थी और वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वेद के कमरे में चली गई थी। उसने वॉशरूम की तरफ देखा तो वह वहां भी नहीं थी। वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर वह अपने जिम में चला गया। वन्या वेद के बेड के पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगी। वन्या ने आज नेवी ब्लू कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी।
वेद को सहलाते सहलाते कब उसे आंख लग गई, वन्या को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर तक वह वही वेद के पास ही सो गई। वन्या की नींद तब खुली जब वेद अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या के गाल पर थपकी देने लगा। मम्मा उठो। वेद की प्यारी सी आवाज़ जब वन्या के कानों में पड़ी तो उसकी नींद अपने आप टूट गई। वो वेद के प्यारे प्यारे होठों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। उद्धरण चिन्ह। वेद स्माइल करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। उद्धरण चिन्ह। वन्या वेद को लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह उसे रेडी करके बाहर ले आई। नीचे किचन में जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। वेद किचन काउंटर में बैठा हुआ अपनी मम्मा को कुकिंग करते हुए देख रहा था। यक्षित जब रेडी होकर नीचे आया तो उसने किचन में झांक कर देखा, जहां वन्या खाना बना रही थी। वो मन ही मन बोला, मैंने इसे रेस्ट करने के लिए कहा था, पर नहीं, इसे तो मेरी कोई बात नहीं सुननी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर में ही सारे आ गए। चैतन्य दादाजी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा अब कैसी है आपकी तबीयत। इससे पहले कि वन्या कोई जवाब दे पाती अनिल जी बीच में ही बोल पड़े, बेटा तबीयत ठीक नहीं थी तो ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शेफ्स ये काम कर लेते, और तुम ज़्यादा काम मत किया करो, अभी जितना हो सके उतना रेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोली, डोंट वरी दादाजी और डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने यक्षित की प्लेट में भी ब्रेकफास्ट सर्व किया, पर उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वन्या का उसे इस तरह से इग्नोर करना बहुत खल रहा था। वह जल्द से जल्द वन्या से माफ़ी मांगना चाहता था। शाम के वक्त वन्या अपने बेडरूम में थी। वह अपने बालकनी से सनसेट के ब्यूटीफुल व्यू को निहार रही थी। यकायक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए वह वापस कमरे में आई। अपने कबर्ड में से एक फ़ोटो फ्रेम को निकालकर उसे देखने लगी। यकायक उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस फ्रेम को छू गए। वन्या अपनी आंखों में आंसू लेकर फोटो को देखते हुए बोली, मम्मा कहाँ चली गई है मुझे यूं अकेला छोड़कर। आपको पता है मैं आज भी आपको उतना ही मिस करती हूँ जितना 22 साल पहले करती थी। प्लीज़ आज आप थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ, मुझे आपकी गोद में सोना है, प्लीज़ मम्मा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वन्या जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके कंधे पर एक गर्म स्पर्श महसूस हुआ। पीछे पलट कर देखा तो ये यक्षित था। वन्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यक्षित इस वक्त घर पर होगा। उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए। यक्षित उसी समय आ गया था जब वन्या अपनी मॉम के फोटो फ्रेम से बातें कर रही थी। वन्या, आई एम सॉरी, मैंने अनजाने में ही तुम्हें दर्द दे दिया। वन्या अपने फेस पर एक दर्द भरा स्माइल लेकर बोली, इन दर्दों की तो जैसे आदत सी हो गई है अब। ऐसे कई दर्दों के साथ मैंने अपनी अभी तक की लाइफ गुजार ली। मुझे पता है आगे भी मुझे इन्हीं के साथ जीना होगा। ये कहते हुए वन्या वहां से जाने लगी, पर यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और वहीं बेड पर बैठा दिया। वन्या अभी भी यक्षित की तरफ नहीं देख रही थी। यक्षित ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, वन्या प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यक्षित ने एक बार फिर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज वाइफी, मुझे तुम्हारा यूं इग्नोर करना बहुत चुभ रहा है, प्लीज मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने अपनी मॉम की फोटो फ्रेम को अपने हाथों में कसकर यक्षित की तरफ अपनी आंख उठाकर देखती है। वह जैसे ही ऐसा करती है, उसके आंखों के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। यक्षित उन्हें पहुंचने के लिए जो ही आगे बढ़ता है, वन्या उसे रोकते हुए बोली, रहने दीजिए, अब मेरे आंखों ने इन आंसुओं के साथ जीना सीख लिया है। इतना कहने के साथ उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ती है। यक्षित अपनी नम आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने ज्यादा न सोचते हुए वह फ्रेम यक्षित की तरफ बढ़ा दिया। वह एकटक उस फ्रेम को निहारने लगा। वन्या अपनी भरी आंखों के साथ बोली, मेरी मॉम है। 22 साल पहले ये मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, तब से मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। बहुत याद आती है इनकी, पर क्या करूँ। जब मैं छोटी थी तो इन्होंने मुझसे कहा था कि सभी मुझसे प्यार करेंगे, कोई मुझे तकलीफ नहीं देगा, पर जब बड़ी हुई तो पता चला कि इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दर्द और कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। यक्षित को पता चल गया कि अब अगर वन्या को नहीं संभाला गया तो वह टूट जाएगी। वह पहले भी अपनी लाइफ में इस तरह या इससे भी ज़्यादा हॉट ब्रेक सह चुकी है, पर अब वह उस कगार पर थी कि एक बार वह बिखरी तो फिर से संभल नहीं पाएगी। वह वन्या के पास आया और उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। वह उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। वह रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए मुझे,
मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने अकेले ज़िंदगी जी है। मुझे किसी के भी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन भी मैं अपनी बदकिस्मती से दूर भागना चाहती थी, पर आपने मुझे जाने नहीं दिया ताकि आप अपनी लाइफ में लाकर मुझे टॉर्चर कर सके, है ना? ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी और लगातार उससे छुटने की कोशिश भी कर रही थी, पर यक्षित उसे छोड़ने के बजाय उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। आज यक्षित को रियलाइज़ हो रहा था कि वन्या अपनी पूरी लाइफ में हमेशा से हट होती ही आई है। सबसे पहले माँ को खो देने का गम, फिर अपनी स्टेप मॉम का टॉर्चर, उसके बाद तो उसके खुद के डैड ही उसके खिलाफ हो गए थे। वन्या की पूरी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। वह वन्या के सिर पर किस करते हुए बोला, वाइफी प्लीज शांत हो जाओ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर प्लीज तुम एक बार शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने रोते हुए उससे छुटने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में वह नाकाम रही और यक्षित की बाहों में खुद को लूज छोड़ दिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहे। वन्या यक्षित के सीने से लगी हुई सिसक रही थी। यक्षित ने उसे आहिस्ते से अलग किया और पानी का ग्लास लेकर वन्या को पिलाने लगा। अब तक उसकी आंखें रोक रोक कर लाल हो चुकी थी। वह वन्या के गालों को अपने हाथों में भरकर अपनी नम आंखों के साथ बोला, वाइफी आई एम रियली सॉरी। मैंने अनजाने में ही मम्मा की प्रिंसेस को हर्ट कर दिया। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं कभी वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो वाइफी। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने यक्षित की आंखों में गिल्ट देखा। उसकी नम आंखें बता रही थी कि वन्या को चोट पहुंचाकर उसे कैसा महसूस हुआ। वन्या ने अपनी नम सूजी हुई आंखों के साथ यक्षित की तरफ देखा। एक बार फिर उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें खींच गई। यक्षित उसके आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम यक्षित राय सिन्हानिया के दिल की धड़कन हो, जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ। अगर तुम ही मुझसे नजरें फेर दोगी तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वन्या को अपने सीने में छिपा लेता है। वन्या भी अपनी आंखें बंद करके अपना सिर यक्षित के सीने पर रख देती है। वान्य की तकलीफन। यक्षित उसके आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम यक्षित राय सिन्हानिया के दिल की धड़कन हो, जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ। अगर तुम ही मुझसे नजरें फेर दोगी तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वन्या को अपने सीने में छिपा लेता है। वन्या भी अपनी आंखें बंद करके अपना सिर यक्षित के सीने पर रख देती है। अब आगे दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। जब यक्षित को उसकी कोई हलचल मालूम नहीं होती तो वह वन्या से अलग होता है। तब तक वन्या दवाइयों के असर के कारण सो चुकी थी। उसने आहिस्ते से वन्या के माथे को चूम लिया और उसे बेड पर आराम से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो उसके बगल में लेट गया। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वन्या की बातों से वो समझ गया था कि उसने वन्या को डीपली हर्ट किया है। उसे ये एहसास करवाया है कि वह अभी भी इस दुनिया में अकेली है। यक्षित को नहीं समझ आ रहा था कि वह वन्या के चेहरे पर दोबारा स्माइल कैसे लाए। यही सब सोचते हुए वह नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह वन्या जब ब्रेकफास्ट रेडी करके अनिल जी के कमरे में आई, उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने, तब वे एक बुक पढ़ रहे थे। वन्या ने उन्हें नीचे आने के लिए कहा, पर अनिल जी ने उसे रोक लिया। बेटा यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ डैड, सब ठीक है? वन्या ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। वह अनिल जी से अपनी तकलीफें, अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर भला एक डैड से अपनी बेटी की तकलीफें छुपी हैं क्या जो अब छिप जाती। अनिल जी समझ गए कि उनकी बेटी को किसी ने डीपली हर्ट किया है। वन्या अनिल जी के बगल में बैठ गई। अनिल जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बताओ क्या बात है? मुझे पता है तुम दुखी हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या फिर से अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश करते हुए अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाकर बोली, नहीं तो डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों में आ जाती है। वन्या एक तरफ के आंसू को तो झट से पोंछ लेती है, पर अनिल जी उसके दूसरे गाल के आंसू पोंछते हुए बोले, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी। वह अपने डैड से कोई भी बात नहीं छिपाती थी। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी का इतना कहना था कि वन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अनिल जी के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अनिल जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगे। उन्हें तो वन्या को देखकर ही पता चल गया था कि वह ठीक नहीं है। थोड़ी देर तक वन्या यूं ही सिसकती रही। अनिल जी प्यार से उसके सिर को सहलाने लगे। जब वह थोड़ी शांत हो गई तो अनिल जी ने पानी का ग्लास वन्या की तरफ बढ़ाकर उसे पानी पिलाया और उसके सिर को सहलाते हुए बोले, बेटे, एक पिता से अपने बच्चे की तकलीफ नहीं छिपती, और मैं अपनी बेटी से नाराज भी हूँ।
वह इतनी तकलीफ में है और उसने अपने डैड को बताना भी जरूरी नहीं समझा। उद्धरण चिन्ह। उसके सिर पर किस करते हुए अनिल जी बोले, बताओ बेटा, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? वन्या ने नमे सिर हिला दिया और अनिल जी की तरफ देखते हुए अपनी नम आंखों के साथ बोली, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है आज। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कहते हुए वह फिर से रोने लगी। अनिल जी उसे अपने सीने में छिपाते हुए उसे शांत कराते लगे। शांत मेरा बच्चा शांत, मॉम नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा ये पिता हमेशा तुम्हारे साथ है और वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अनिल जी वन्या की फैमिली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानते थे। वे ये भी जानते थे कि वन्या जब 2 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। किस तरह से उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम ने उसे टॉर्चर किया, इन सब के बारे में भी वे जानते थे। पर अनिल जी महसूस कर पा रहे थे कि जरूर कोई और बात भी है जो वन्या उनसे छिपा रही है। पर उन्होंने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। युवान अनिल जी के कमरे के बाहर ही खड़ा था। उससे वन्या की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अनिल जी उसे अपने कमरे में बुला लेते हैं। युवान अनिल जी के बगल में बैठ गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी भाभी को क्या हुआ। उसकी हालत तो तुम अभी देख ही चुके हो। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर किसी ने उससे कुछ कहा है। उद्धरण चिन्ह। युवान ने एक नज़र अनिल जी को देखा और कहा, हाँ डैड आपने सही कहा। फिर युवान यक्षित और वन्या की सारी बातें उन्हें बता देता है। किस तरह वेद के किडनैप होने पर सारा ब्लेम उसके सिर पर डालकर उसे कितना सुनाया था। ये सुनकर अनिल जी का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। अनिल जी सामने की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि वन्या जरूर किसी की बातों से हट हुई है, पर वो तुम्हारा भाई ही होगा ये नहीं सोचा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की। आने दो उसे, आज मैं उसकी खबर लेता हूँ। ये कहते हुए अनिल जी कमरे से बाहर आकर ब्रेकफास्ट की टेबल के पास चले गए। युवान मन ही मन बोला, आज तो भाई गए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ रजावत इंडस्ट्रीज। अने अपने कैबिन में बैठा हुआ अपने सभी डिपार्टमेंट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख रहा था। उसे इन्हीं में से किसी एक को अपना पीए सिलेक्ट करना था क्योंकि उसकी पीए मिस शिवानी पर अटैक हो गया था, इसलिए वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। दृष्टि की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हुए वह स्माइल करने लगा और बोला, डैड इज राइट। ये चैटर बॉक्स काम के मामले में बहुत हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही आंख मिचौली खेलती है। नोट बैड दृष्टि, अब तो तुम मेरी पीए बनने जा रही हो। मैं भी देखता हूँ कि मेरे साथ तुम कितना आंख मिचौली खेलती हो। उद्धरण चिन्ह। वह मीटिंग हॉल में गया जहाँ सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। दृष्टि ने तो आईएफएस से छुट्टी लेने की भी कोशिश की थी, पर आज उसे किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। वह भगवान से यही प्रे कर रही थी कि प्लीज वो पीए नहीं बननी चाहिए। थोड़ी देर में ही रिजल्ट सामने आ गया और बेशक पीए दृष्टि ही सिलेक्ट हुई। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसे तो अनय पर पूरा यकीन हो गया था कि वह उससे बदला लेने के लिए उसे पीए सिलेक्ट कर रहा है। वह अपनी सीट पर खड़े होते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर, पर मैं इस पोस्ट को ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनय सबकी तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस मेहता। मैंने बहुत सोच समझ ये डिसीजन लिया है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मेरे इस डिसीजन से एग्री नहीं करता है। इसके बाद तो जैसे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। वैसे भी सब दृष्टि के पीए बनने से खुशी थे क्योंकि वह इसकी पूरी हकदार थी। सबने दृष्टि के लिए जोरदार तालियां बजाईं। अगर कोई नाखुश था तो वो थी मिस साइना मलिक, जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वह अपनी जलती आंखों से दृष्टि को घूर रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अनय की पीए तो वही बनेगी, पर अब उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। सबने दृष्टि को बधाई दी पीए बनने की। अनय मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हुए बोला, कैबिन में मेरा वेट करो, आई बी देयर इन 10 मिनट्स। उद्धरण चिन्ह। अब दृष्टि उसकी पीए थी तो उसे अनय के साथ काम करना ही था। आईएफएस का ज्यादातर वक्त उसके साथ रहते हुए ही बिताना था। दृष्टि उसके कैबिन में गई और अनय का वेट करने लगी। आज से पहले उसे कभी इतनी बेचैनी नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी घबरा क्यों रही है। उसने अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी दृष्टि, यू आर स्ट्रोंग। तुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पर फिर भी उसकी बेचैनी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अनय कैबिन में एंटर होता है। उसे बेचैन देख उसके फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है।
वो दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मिस दृष्टि तुम तो मेरा इस तरह से इंतजार कर रही हो जैसे यह ऑफिस का कैबिन नहीं बल्कि हमारी फर्स्ट नाइट का बेड हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय की तरफ घूरने लगी और बोली, मिस्टर रजावत आप इतने बेशर्म हैं। मुझे तो नहीं लगा था कि आप मुझसे इस तरह से बातें करेंगे। अनय डेविल स्माइल करते हुए दृष्टि के पास जाने लगा, पर इससे पहले ही वह चेयर से उठ खड़ी हुई और दीवार की तरफ पीछे हटने लगी। अनय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगा था मैं किस तरह की बातें करूंगा? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि पीछे हटते हुए हकलाते हुए बोली, दूर दूर रहिए मुझसे, समझे आप? पर अनय पर उसकी किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दृष्टि के पास पहुंचकर अपने हाथ को दीवार पर टिकाकर उसकी तरफ झुकने लगता है। इससे दृष्टि की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अनय पहले तो उसके इस डरे हुए फेस की एक फोटो अपने मोबाइल पर कैप्चर कर लेता है और बोला, तुम अपने छोटे से दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें इस आईएफएस से निकाल दूंगा। और एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि जब तक मैं इस आईएफएस में हूं तब तक मेरी पीए तुम ही रहोगी। अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखते हुए बोली, ओके सर। उद्धरण चिन्ह। चलो अब पहले अपने और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, फिर हम काम शुरू करते हैं। दृष्टि ने अनय का ऑर्डर फॉलो करते हुए कॉफी लेने के लिए पैंट्री की तरफ जाने लगी। कॉफी की सिप लेने के बाद दृष्टि उसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाने लगी। दूसरी तरफ अनिल जी आज बेसब्री से यक्षित का वेट कर रहे थे। उन्होंने यक्षित को फोन करके पहले ही कह दिया था कि वह आज जल्दी घर आए। यक्षित ने इसका रीजन पूछा तो अनिल जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे घर वापस आने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद यक्षित अनिल जी के कमरे में आ गया। अपने डैड का सख्त चेहरा देखकर वह समझ गया कि जरूर कोई सीरियस बात है। अनिल जी उसे रूम के सोफे के पास बैठने के लिए बोले। यक्षित वहां बैठ गया और उनकी तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, कहिए डैड, आपको क्या बात करनी थी? सब ठीक है न? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, कुछ भी ठीक नहीं है इसलिए तो तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। डैड मैं कुछ समझा नहीं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। डैड आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी वन्या की बातें यक्षित के सामने रख देते हैं। वे सख्त होकर यक्षित से बोलने लगे, यक्षित तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। तुम्हारी तीखी बातों से वह अंदर तक टूट गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी हंसती खिलखिलाती बेटी को वापस कैसे लाऊं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने टोन में गिल्ट लेकर बोला, डैड मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। मैं वेद की फिक्र में ये तक भूल गया कि वो भी तो वेद की माँ है। डैड मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वन्या का मुझे इग्नोर करना जायज़ है क्योंकि मैंने ही तो उसे ये एहसास करवाया है कि वह इस दुनिया में अकेली है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनिल जी का हाथ पकड़ कर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वन्या को वापस से ठीक कैसे करूं। उसकी खामोशी हर वक्त मेरे सीने को चिरने का काम करती है। डैड मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर पता नहीं कैसे मैंने उस दिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। पर डैड ये गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। वान्य का यक्षित को माफ करना। यक्षित अनिल जी का हाथ पकड़ कर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वन्या को वापस से ठीक कैसे करूं। उसकी खामोशी हर वक्त मेरे सीने को चिरने का काम करती है। डैड मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर पता नहीं कैसे मैंने उस दिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। पर डैड ये गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा अनजाने में ही सही पर तुमसे गलती तो हुई है। तुम जानते हो न वन्या का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वह हमेशा ही अकेली रही है। ऐसे में उसे दोबारा इसका एहसास करवाना कि वो तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती, ये बहुत पेनफुल है बेटा। तुम ये कैसे भूल सकते हो कि उसने तुम्हारे प्यारे वेद की स्माइल तुम्हें वापस की है, तुम्हें तुम्हारे बिछड़े बाप से मिलाया है, तुम्हारे छोटे भाई की माँ बनी है और इस घर को बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह ही संभाला हुआ है। यक्षित बस गिल्ट भरी नजरों से अनिल जी को देख रहा था। वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, डैड आपको मैं बता नहीं सकता कि जब से मैंने वन्या को हट किया है मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है डैड। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी यक्षित की तरफ देखकर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, बेटा तुम वन्या से प्यार करते हो, अगर तुम पूरे दिल से उसे सॉरी कहोगे तो वह मान जाएगी। पर बेटा बात यहाँ सिर्फ तुम्हारे सॉरी कहने और उसके माफ कर देने भर से नहीं है।
जहाँ तक मैं अपनी बेटी को जानता हूँ वो जल्दी किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसा भी हो सकता है कि वह तुमसे नाराज न हो, उसे बस उस गम को भुलाने में टाइम लग रहा हो जिसे तुमने अनजाने में कुरेद दिया हो। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी की बातें सुनकर यक्षित को भी समझ आ जाता है कि क्यों वन्या को उसकी कड़वी बातें भूलने में इतना टाइम लग रहा है। अब उसे समझ आ गया कि उसे वन्या को किस तरह से ठीक करना है। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए सख्त टोन में बोले, बेटा गलती तो तुमसे हुई है, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि जब तक तुम मेरी बेटी को ठीक नहीं कर दोगे, मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना। यक्षित अनिल जी को लाचारगी से देखता रह गया। उसके पास कोई एक्शन नहीं था, इसलिए वह बाहर आकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में कोई नहीं था क्योंकि वन्या वेद के कमरे में थी। यक्षित सोफे पर बैठकर वन्या की फोटो को अपने फोन में निकाल कर देखने लगा। वह उसे देखते हुए बोला, वाइफी क्या तुम एक बार भी मुझे माफ नहीं करोगी? प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये कहते हुए वह वन्या की फोटो को किस कर लेता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए सोफे पर आराम से बैठ जाता है। वन्या बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर यक्षित की सारी बातें सुन लेती है। वह यक्षित की बातों से हट जरूर हुई थी, पर वह इतनी भी बेरहम नहीं थी कि यक्षित को ऐसे तड़पते हुए देखे। वह भी जानती थी कि यक्षित उससे कितना प्यार करने लगा था। भले ही अब तक उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर फिर भी वन्या को पता थी कि यक्षित के दिल में उसके लिए क्या है। वह बस अपना टाइम ले रही थी। दूसरी तरफ अने को आज बहुत मन हुआ कि वह यक्षित और बाकी सबसे मिलकर आए, इसलिए वह अपनी कार लेकर सिन्हानिया मेंशन की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक लड़की दिखी जो कहीं जाने के लिए ऑटो का वेट कर रही थी। ये लड़की और कोई नहीं, दृष्टि ही थी। उसे देखकर अने ने अपनी कार रोक ली। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अने को देखकर दृष्टि का मुंह बन गया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके साथ जाने से अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाऊं। उद्धरण चिन्ह। अने सामने की तरफ देखते हुए बोला, मुझे गाली देना हो गया हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। कहीं ऐसा ना हो कि ऑटो का वेट करते करते तुम यही बूढ़ी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अने की बातें सुनकर दृष्टि ताव में आ गई। वो अने की तरफ घूरते हुए बोली, खबरदार जो मेरी उम्र के बारे में कुछ कहा तो। आपसे ज्यादा जवान हूं मैं, समझे आप? उसका जवाब सुनकर अने स्माइल करने लगा। उसने सुना था कि लड़कियां अपनी एज को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होती हैं और आज देख भी रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अगर वन्या भाभी की फ्रेंड नहीं होती तो तुम्हें भाव भी नहीं देता मैं। खुद को क्या मिस वर्ल्ड समझ रखा है? बिल्कुल बंदरिया है ये। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कुछ कहा आपने? उद्धरण चिन्ह। अने ने न में सिर हिला दिया और दोबारा पूछने लगा, आ जाओ तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। टेंशन मत लो, तुम्हें रास्ते में खा नहीं जाऊंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ आपकी कोई भरोसा नहीं है, शक से राक्षस ही लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों एक दूसरे के लिए अपने मन में अलग अलग कहानियां बना रहे होते हैं। इस दौरान दृष्टि को वहां एक भी ऑटो नहीं मिलता, इसलिए थक हार कर वह अने की कार में बैठ जाती है। अना उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे। उद्धरण चिन्ह। अना उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि सामने की तरफ देखते हुए बोली, मैं वन्या से मिलने जा रही थी। ये सुनते ही अने ने अपना सिर पीट लिया। वह दृष्टि की तरफ घूरते हुए बोला, इतनी देर से क्या मैं भजन सुना रहा था, तुम्हें यही तो पूछ रहा था ना? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अने की तरफ घूरते हुए बोली, ओ मिस्टर, आप ही थे जो बार बार मेरे पीछे पड़े थे। मैंने तो आपसे लिफ्ट मांगी भी नहीं थी। अने भी खुद से बोला, सच कहा तुमने, गलती मेरी ही थी जो तुम जैसी बंदरिया के मुंह लगा, जो दिन भर बस चपड़ चपड़ करना जानती है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कुछ कहा आपने? अने ने न में सिर हिलाते हुए कहा, मैं कह रहा था कि मैं भी यक्षित से मिलने जा रहा था। तुमने पहले बता दिया होता तो बहुत मेहरबानी होती और अब तक तो शायद हम पहुंच भी चुके होते। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अने की तरफ आंखें दिखाते हुए बोली, आपने मुझसे कहा था कि आप जीजू से मिलने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अने खुद को कोसते हुए बोला, ओ माय गॉड, ये लड़की तो सच में महान है। हे भगवान, मुझे इसे झेलने की शक्ति देना। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नमूना नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने अने की बातें सुन ली। वह उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? मैं आपको नमूना लगती हूँ? आपको तो मैं। वह इतना ही कह पाई थी कि बाकी बातें उसके गले में ही अटक गईं।
क्योंकि अने ने उसे अपने करीब खींचकर उसके होंठों को अपने से होंठ से लगाकर सील कर दिया था। दृष्टि उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर अने की पकड़ मजबूत थी, इसलिए दृष्टि का कोई जोर उस पर नहीं चला। थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद अने उसे रिलीज कर देता है, बट इससे पहले वह दृष्टि के होंठों पर जोर से बाइट भी कर देता है, जिससे दृष्टि की जोर से आह निकल जाती है। वह घूरकर अने की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी थी। उद्धरण चिन्ह। अने उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा और बोला, अब तुम मेरे सामने बकबक करने से पहले 100 बार सोचोगी। अगर तुमने फिर भी बकबक की तो तुम्हें चुप करवाने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने एक नज़र अने को देखा, फिर उससे मुंह फेरकर कार के विंडो की तरफ देखने लगी। अने ने कार स्टार्ट कर दी और सिन्हानिया मैंशन की तरफ जाने लगा। जब अने की कार वहां पर पहुंची तो एक और कार वहां पहुंच गई। दूसरी वाली कार विवेक की थी, वो भी यक्षित और बाकी सबसे मिलने आया था। अने और दृष्टि को साथ देखकर वह स्माइल करने लगा। अने समझ गया कि उसके दोस्त के चेहरे पर इस बड़ी सी स्माइल का राज क्या है। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, हेलो दृष्टि। दृष्टि ने उसे हाय कहा। विवेक अने के पास जाकर बोला, क्या बात है दृष्टि से साथ आजकल बहुत चिल कर रहा है तू। अने उसे घूरते हुए बोला, तुझे बड़ा मेरे मामलों में इंटरेस्ट आ रहा है जब से मैं दृष्टि से मिला हूँ। उद्धरण चिन्ह। विवेक अने के फेस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, इंटरेस्ट तो आएगी ना भाई। अने बस उसे स्माइल करते हुए देखता रह गया। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था और विवेक ने उसके इरादों पर खरा उतरते हुए कहा, अने मेरे भाई तू कब से लिपस्टिक लगाने। दृष्टि आपके होठों से भी आधी लिपस्टिक गायब है। मैं तो पहले से ही जान गया था कि आप ही हमारी होने वाली भाभी हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विवेक अने की बैंड बजाते हुए अंदर चला गया। अने उसे घूरते हुए बोला, विवेक का बच्चा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी नज़र दृष्टि की तरफ गई जो अपनी खतरनाक नज़रों से उसे ही घूर रही थी। वह उसकी तरफ घूरते हुए ही बोली, बहुत शौक था ना मुझे चुप करवाने का, अब भूख तो हो गई ना बेइज्जती विवेक के सामने। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपने रुमाल से अने का होंठ पोंछ देती है और उसे घूरते हुए अंदर चली जाती है। अने भी अपना सिर झटकाता हुआ अंदर चला जाता है। सभी हॉल में बैठे हुए थे। दृष्टि ने नोटिस किया जैसे वन्या और यक्षित के बीच कुछ ठीक नहीं है। जब वन्या सबके लिए चाय और कॉफी बनाने के लिए किचन में गई तो दृष्टि भी उसके पीछे जाने लगी। वह वन्या की हेल्प करते करते बोली, क्या हुआ, तेरे और जीजू के बीच सब ठीक है ना, तू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने उसे टालते हुए कहा, सब ठीक है, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या का मुंह अपनी तरफ करके बोली, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है। तू सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं समझी। चल बता अब हुआ क्या है। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए रोने लगी। ये देखकर दृष्टि उसे अपने गले से लगाते हुए उसे शांत करते हुए बोली, शश शांत हो जाओ और बता क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने और यक्षित के बीच की सारी बातें उसे बता देती है। वन्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, यक्षित अपने कहे वडस के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, पर दृष्टि में भी क्या करूं, मैं हूं तो एक इंसान ही ना। मैं चाह कर भी यक्षित की कही उन बातों को भुला नहीं पा रही हूं। ये बातें बार बार मुझे ये रियलाइज करवाती है कि मैं चाहे किसी के लिए कितना भी क्यों न कर लूं, पर उसके दिल में मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि बहुत ध्यान से वन्या की बातें सुन रही थी। वो उसे समझाते हुए बोली, वन्या मैं तेरी बातें समझ सकती हूँ और तू अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, पर एक बार तू अपने दिल से ये बोझ हटाकर यक्षित जीजू को भी देखने की कोशिश करना। मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वे उस वक्त अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। अगर उनकी जगह पर तू होती और उन्होंने भी यही गलती की होती तो शायद तू भी ऐसे ही रिएक्ट करती। देख मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं बस तुझे समझाने के लिए कह रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि उनसे अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि मैं तेरी बात समझती हूँ। मैंने यक्षित को मेरी याद में तड़पते हुए देखा है। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं उन्हें अब और नहीं तड़पाऊंगी। मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ जो यक्षित की एक गलती माफ न कर पाऊँ। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, जीजू और तू दोनों मेड फॉर इच अदर हो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करके एक हो जाओ। दोनों चाय और कॉफी की ट्रे बाहर की तरफ ले जाते हैं। जब वन्या और दृष्टि किचन में थे तब यक्षित,
अनय और विवेक भी इस बात पर डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने भी यक्षित को इस बारे में समझाया। थोड़ी देर तक पांचों बातें करते रहे, फिर अपने अपने घर की तरफ चले गए। रात को डिनर के बाद वन्या बेड पर बैठी हुई कुछ सोचने में लगी थी। तभी यक्षित आया और पीछे से ही वन्या को जोर से हग कर लेता है। वन्या समझ गई कि यह यक्षित ही है, इसलिए उसने कोई हलचल नहीं की। यक्षित अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, जान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, प्लीज मुझसे बात करो। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी आंसू भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो बस आपकी कही बातें बहुत चुभी थी, बस उसी दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने कान पकड़कर बोला, आई एम सॉरी वाइफी, आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, क्या तुम एक बार मुझे माफ कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके दोनों हाथों को कान से छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे को चूम लेता है। वन्या अपनी भरी आंखों के साथ यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप प्रॉमिस कीजिए कि फिर कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके होठों को चूमते हुए बोला, तुम यक्षित की जान हो, ये फैमिली मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। वेद अपने डैडी से ज्यादा अपनी मम्मा से प्यार करता है। यक्षित तुमसे है, तुम यक्षित से नहीं समझ गई तुम। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वन्या को अपने सीने से लिपटा लेता है। वन्या को भी एक सुकून मिल रहा था यक्षित के सीने में। इन चंद दिनों में दोनों की जिंदगी ही एकदम उथल पुथल हो गई थी, पर अब इनके बीच सब ठीक हो चुका था। यक्षित ने आहिस्ते से वन्या को बेड पर सुला दिया और उसके बगल में लेटते हुए उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दैट्स सो क्यूट मोमेंट्स, ये कहते हुए वह वन्या को अपने सीने से लिपटा लेता है। वन्या को भी एक सुकून मिल रहा था यक्षित के सीने में। इन चंद दिनों में दोनों की जिंदगी ही एकदम उथल पुथल हो गई थी, पर अब इनके बीच सब ठीक हो चुका था। यक्षित ने आहिस्ते से वन्या को बेड पर सुला दिया और उसके बगल में लेटते हुए उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आगे। अगली सुबह वन्या की नींद जल्दी खुली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले सोते हुए यक्षित पर गई, जो कि किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम और प्यारा लग रहा था। उसे इस तरह देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आहिस्ते से झुककर यक्षित के होंठों को किस कर लिया। उसने ये बहुत धीरे से किया, जिससे यक्षित को इसका एहसास नहीं हो पाया। इतने दिनों बाद वह आज सुकून से सो पाया था, इसलिए वन्या ने भी उसे उठाने के बारे में नहीं सोचा। वह उसके गालों को चूमते हुए बोली, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारा बेबी ज़्यादा क्यूट है या आप। ये कहते हुए वह स्माइल करती है। थोड़ी देर तक यक्षित के सोते हुए चेहरे को निहारने के बाद वह वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आती है। उसने आज ओशन ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वन्या का अट्रैक्टिव फिगर और भी खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग भी इस साड़ी में निखर कर आ रहा था। वह अपने गीले बालों को पोंछते हुए नीचे किचन में आ गई और यक्षित के लिए कॉफ़ी बनाकर ऊपर आ गई। उसके बाल अभी भी गीले थे, उनमें से पानी की बूंदें वन्या के गर्दन को भिगाने में लगी हुई थी। कमरे में पहुंचकर उसने कॉफ़ी को साइड टेबल पर रख दिया और आहिस्ते से खिड़की का पर्दा हटाया, जिससे सूरज की रोशनी यक्षित के चेहरे पर पड़ने लगी। वह नींद में कसमसाने लगा। ये देखकर वन्या उसके सामने खड़ी हो गई, जिससे सूरज की छनी हुई धूप यक्षित तक नहीं पहुंच रही थी। पर वह जैसे ही सुकून से सोने वाला था, वन्या एक बार फिर हट गई। उसे यक्षित को इस तरह से तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। वह यक्षित के पास झुककर आहिस्ते से उसके सिर को सहलाने लगी। वह उसे निहारते हुए बोली, सोते हुए कितने क्यूट से पप्पी लगते हैं, मन करता है इन्हें अभी किस कर लूं। ये कहते हुए वह उसकी तरफ झुकने लगती है, जिससे उसके बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती है। यक्षित तो पहले से जगा हुआ था, वह तो बस मौके के फिराक में था। उसने झट से वन्या को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर अपने ऊपर कर लिया। वन्या तो उसकी इस हरकत को देखती ही रह गई। वह अपने दोनों हाथों को यक्षित की चेस्ट पर रखे हुए थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मतलब आप इतनी देर से सोने का नाटक कर रहे थे, आप जगे हुए थे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गालों को किस करके बोला, और नहीं तो क्या, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत वाइफ हो तो उसे करीब लाने के लिए ये सब छोटे मोटे नाटक करने पड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसे घूरते हुए यक्षित पर से उठने की कोशिश करती है, पर यक्षित उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे रोकते हुए शिकायत भरी टोन में बोला,
वाइफी अभी तो ठीक से तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा और दूर होने की कोशिश कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर। ये कहते हुए वह वन्या को अपने नीचे पलट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह एक नज़र वन्या को इस साड़ी में देखता है। वह उसके होठों को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी अगर तुम इस तरह मेरे सामने आ जाओगी तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए उसने वन्या की तरफ झुककर उसके मुलायम होठों को अपने होठों के बीच दबा लेता है और उसे किस करने लगता है। उसकी किस इतनी डीप होती जा रही थी कि वन्या को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। उसने वन्या के होठों को पूरी तरह निचोड़ ही दिया था। वो तो अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर वन्या अपने सांसों के लिए तड़प रही थी, इसलिए न चाहते हुए भी वह उसे रिलीज कर देता है। वन्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे घूरने लगती है। ये देखकर यक्षित स्माइल करता है। वह उसके पेट पर अपना मुंह रखकर उसकी कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, वाइफी यू आर सो सेक्सी। ये कहते हुए वह अपने होठों को वन्या की कमर पर फिराने लगा। उसके इस सिडक्टिव टच से वन्या सहने लगी। वह यक्षित को रोकते हुए बोली, यक्षित प्लीज रुक जाए, कोई आ जाएगा। पर यक्षित ने वन्या की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने में लगा ही रहा। उसने जी भर कर वन्या की कमर पर अपने होंठ चलाए, फिर ऊपर की तरफ आते हुए एक बार फिर उसके होंठों की तरफ देखने लगा। ये देखकर वन्या उसे घूरते हुए बोली, यक्षित सीरियसली, मुझे किस किए हुए आपको अभी मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे, पर फिर भी आपको। वन्या आगे कहती इससे पहले ही यक्षित अपनी उंगलियों से वन्या के होठों को छूने लगा। वह उसके होठों से खेलते हुए बोला, तुम ही इतनी खूबसूरत, तो अब इसमें मेरी क्या गलती कि तुम्हें देखकर हर बार मेरी नियत दौड़ जाती है। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ जैसे ही झुकने लगा, वन्या उसे आंखें दिखाते हुए बोली, यक्षित जाए जाकर फ्रेश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के होठों की तरफ देखते हुए बोला, जान प्लीज मान जाओ ना। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वन्या जैसे ही उठने को हुई, यक्षित उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है और किसी छोटे बच्चे की तरह रिक्वेस्ट करते हुए बोला, जान प्लीज, तुम्हें नहीं पता पर इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे दूर रहना मैंने कैसे बर्दाश्त किया है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वन्या वहीं ठहर गई और उसके मासूम फेस को देखने लगी। वह अपनी साड़ी का पल्लू छुड़ाते हुए बोली, ओके सिर्फ एक बार, पर आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के फेस पर तो जैसे स्माइल ही आ गई। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं करूंगा। वन्या उसके पास आकर बैठ गई। वह यक्षित के गालों को अपने हाथों में भर लेती है और उससे बोली, अपनी आंखें बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने वन्या की बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने कहने के लिए तो कह दिया था कि वह उसे ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पर यक्षित अपने हाथ आया मौका छोड़ने वालों में से भी तो नहीं था। वन्या अपनी आंखें बंद करके उसे आहिस्ते से किस करने लगती है। यक्षित अपने एक हाथ से वन्या की नेक को पकड़ लेता है और उसे और डिपली किस करने लगता है। यह महसूस करके वन्या अपनी आंखें खोल देती है और उसे घूर कर देखने लगती है। ये देखकर यक्षित उसे उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। तभी वेद अपने छोटे छोटे कदमों से फुदकते हुए उनके कमरे में आ जाता है। वह अपनी स्वीट वॉइस में मम्मा मम्मा बोल रहा था। वेद के रूम में आ जाने से यक्षित वन्या को रिलीज कर देता है, पर उससे पहले उसके होठों को बेरहमी से काट देता है। वन्या को दर्द तो बहुत होता है, पर वह चीख भी नहीं सकती थी। वह खा जाने वाली नजरों से यक्षित को घूरने लगती है। अपनी तरफ इस तरह देखता देख यक्षित स्माइल करते हुए वन्या के कान के पास जाकर धीरे से बोला, जान तुम क्या चाहती हो? अभी हमारा बेबी भी यही है और तुम मेरा रहा सहा कंट्रोल भी खत्म करने पर तुली हो। वन्या ये सुनते ही इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि यक्षित का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था वह कब क्या कर दे। दूसरी तरफ प्यारा वेद अपने मॉम डैड के इस मॉर्निंग रोमांस से बेखबर चहकते हुए मम्मा मम्मा कह रहा था। वन्या ने अपने प्यारे बेबी को एक नज़र देखा। वह अपने छोटे छोटे हाथों के सहारे बेड पर चढ़ गया। वन्या ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर किस कर लेती है। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से वन्या के गले को थाम लेता है। वह वन्या के गालों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा, आप बहुत प्लीटी लग रहे हो हमेशा की तरह। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके छोटे छोटे गुलाबी होठों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच बेबी, एक आप ही हो जो मम्मा की इतनी तारीफ करते हो। ये कहते हुए वन्या यक्षित की तरफ देखने लगी। यक्षित समझ गया कि उसकी वाइफ अपने बेटे का सहारा लेकर उसे ताने दे रही है। वन्या की इस हरकत पर यक्षित स्माइल करने लगा। वह दोनों माँ बेटे की प्यारी प्यारी बातों को सुनने लगा। वह वेद की तरफ देखते हुए जानबूझकर बोला,
अब तो डैडी से कोई प्यार ही नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह जानबूझकर सैड फेस बना लेता है। वह देखना चाहता था कि उसका क्यूट बेबी उसे देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगा। वन्या यक्षित को ऐसे देखकर मन ही मन स्माइल करने लगी। जब दोनों वेद के आसपास होते थे तो अपने बच्चे के साथ वो भी बच्चे बन जाते थे। अपने डैडी की बातें सुनकर वेद तुरंत यक्षित की गोद में चला जाता है। वह अपने छोटे से हाथों से यक्षित के बड़े फेस को भरने की कोशिश करते हुए बोला, डैडी आप सैड मत होइए। वेदांश आपछे भी बहुत प्यार करता है, जितना कि वह अपनी मम्मा छे करता है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बेटे का जवाब सुनकर खुश हो जाता है। वन्या यक्षित के बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर अपने क्यूट बेबी को देखने लगती है। यक्षित उसके गुलाबी गालों को चूम लेता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता था मेरा बेबी मुझसे बहुत प्यार करता है। वन्या वेद के सिर को प्यार से सहलाने लगती है। तीनों एक साथ एक परफेक्ट फैमिली लगते थे। कमी थी तो बस एक क्यूट सी प्रिंसेस की जो वेद को बिग ब्रदर बनाकर उनकी स्वीट सी फैमिली को कंप्लीट करती। यक्षित अपने बेबी के साथ खेल ही रहा था कि तभी वन्या को यक्षित के लिए लाई कॉफी की याद आई। वह वहां से कॉफी को ले जाते हुए यक्षित से बोली, आपके चक्कर में तो कॉफी ठंडी ही पड़ गई। मैं इसे गर्म करके ले आती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने हाँ में सिर हिलाया और वन्या कॉफी की ट्रे लेकर नीचे किचन की तरफ जाने लगी। आधे घंटे बाद जब वह कॉफी की कप लेकर ऊपर आई तो दोनों बाप बेटे वहां से गायब थे। वन्या को लगा कि वेद चला गया होगा और यक्षित भी आईएफएस के लिए रेडी हो रहा होगा। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे वॉशरूम की तरफ से एक प्यारी आवाज आती है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से वॉशरूम की तरफ जाती है। दरवाजा पहले से खुला था इसलिए वह अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर वह देखती ही रह गई। दोनों बाप बेटे बाथटब के अंदर थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। यक्षित अपने दोनों हाथों से वेद को थामे हुए था। उसने सोप बबल से वेद के सिर को कवर कर दिया था, जिससे वह किसी सफ़ेद बादल की तरह लग रहा था। वेद डैडी कहते हुए बबल्स को अपने हाथों में भरकर यक्षित के गालों पर लगा देता है। दोनों बाप बेटे ने बाथटब को प्लेग्राउंड बना दिया था। वन्या वहीं टेक लगाकर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। यक्षित के सरप्राइज प्लान। वेद डैडी कहते हुए बबल्स को अपने हाथों में भरकर यक्षित के गालों पर लगा देता है। दोनों बाप बेटे ने बाथटब को प्लेग्राउंड बना दिया था। वन्या वहीं टेक लगाकर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। अब आगे, जब काफी देर बाद भी दोनों बाथटब से नहीं निकले तो वन्या उन्हें देखकर टोकते हुए बोली, अरे बस भी करो आप दोनों, बाहर आओ वरना ठंड लग जाएगी। यक्षित ने एक नज़र शरारत भरी निगाहों से वन्या को देखा और अपने हाथों में पानी लेकर वन्या की तरफ झिनक दिया। ये देखकर वन्या गुस्से से यक्षित को घूरने लगी। वही वेद खिलखिलाकर ताली बजाते हुए बोला, ये डैडी ने मम्मा को भिगा दिया। वन्या ने उसकी क्यूट स्माइल देखकर एक बार मुस्कुराए और यक्षित के पास जाकर उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी थी। उद्धरण चिन्ह। पर वन्या यक्षित के इरादों से अनजान अपने आप को सुखाने में लगी हुई थी कि तभी यक्षित ने अपने शैतानी इरादों को अंजाम देते हुए एक झटके में वन्या को बाथटब में खींच लेता है। वन्या तो शॉक्ड होकर गुस्से से यक्षित को घूरती रह गई। दोनों बाप बेटे तो अपने नहाने वाले कपड़ों में थे, पर बेचारी वन्या वो तो पूरे कपड़ों में थी। उसे यक्षित पर बहुत गुस्सा आने लगा। बाथटब बड़ा था इसलिए तीनों उसमें आराम से आ गए थे, फिर भी अभी काफी स्पेस वहां पर था। यक्षित अपने हाथों को पानी के अंदर ही वन्या की कमर पर चला रहा था। वेद इन सबसे अनजान स्माइल करते हुए मम्मा और डैडी कह रहा था। वन्या वेद की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और अपने एक हाथ से अपने कमर पर चल रहे यक्षित के हाथों पर जोर से मारती है। यक्षित उसे अपने करीब करते हुए ऐसे घूरता है जैसे कह रहा हो, ये क्या हरकतें हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छा और अभी अभी आपने जो किया था वो सब क्या था। ये कहते हुए वन्या झट से यक्षित से दूर होकर वेद के पास चली जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वन्या उसके होठों पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको ठंड नहीं लग रही। यक्षित ने जानबूझकर ल्यूकवार्म वाटर भरा हुआ था बाथटब में ताकि उसके बेबी को ठंड न लगे, इसलिए वेद ने नमे सिर हिला दिया और वन्या की गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेता है। यक्षित अपने एक हाथ से वन्या को अपनी तरफ खींच लेता है। अब वन्या यक्षित के ऊपर थी और वेद वन्या की बाहों में था। वह अपनी मम्मा के कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए था, जिससे यक्षित आहिस्ते से अपने बेटे के क्यूट से होठों को किस कर लेता है। अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वन्या वेद को लेकर बाथटब में से बाहर आ जाती है।
वह वेद को यक्षित की गोद में देते हुए अपने कपड़े चेंज करके आती है। फिर एक सफ़ेद टॉवेल में वेद को पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले जाती है ताकि उसके कपड़े पहना सके। उसके जाने के बाद यक्षित भी आईएफएस के लिए रेडी होने लगता है। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने बेबी के साथ इस तरह एंजॉय किया था जिसमें साथ में उसकी वाइफी भी थी। थोड़ी देर में ही वन्या वेद को बिल्कुल रेडी कर देती है और उसे उसके टॉय हाउस में खेलने के लिए छोड़ देती है, जहां एक तरफ उसके ड्राइंग करने की भी सभी चीजें रखी हुई थी। वन्या जब अपने रूम में आई तो यक्षित ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था और शर्ट लेस था। उसकी शर्ट बैग पर रखी हुई थी। जब वन्या की नज़र यक्षित की शर्ट लेस मस्कुलर बॉडी पर पड़ी तो वह एक नज़र उसे देखती ही रह गई, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। यक्षित अपनी वाइफ की इस क्यूट हरकत को मिरर में देख रहा था। ये देखकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। यक्षित ने इशारे से वन्या को अपने पास बुलाया, पर वन्या ने उसे अनसुना कर दिया। ये देखकर यक्षित उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चलो आओ। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने छोटे छोटे कदमों से यक्षित के पास जाने लगी। वह उसके पास पहुंचकर उससे 2 गज की दूरी पर थी। यक्षित ने झटके से उसे कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वन्या एकदम से उसके करीब आ गई। उसके दोनों हाथ यक्षित की खुली चेस्ट पर चले गए। यक्षित उसकी कमर पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, अपने ही हस्बैंड से शर्माना ये तो गलत बात है न वाइफी? उद्धरण चिन्ह। वन्या के सामने यक्षित का अट्रैक्टिव वाइट चेस्ट था। न चाहते हुए भी उसकी नज़रें उस पर चली गई और उसने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली। यक्षित को तो वन्या की इस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी बालों की 2 लंटें लगातार उसके गुलाबी होंठों से खेल रही थी। ये देखकर यक्षित बेकाबू हो रहा था। वह वन्या की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, वाइफी प्लीज तुम अपनी इस अदा से मेरी जान लेना बंद करो, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित को अपनी तरफ देखता देख वन्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, वाइफी तुम एक अच्छी बीवी हो, है न? उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों आपको कोई डाउट है क्या? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तो पूरा यकीन है तुम पर कि तुम एक अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी बीवी हो। तो चलो लग जाओ अपने काम में। ये कहते हुए वह बेड पर पड़े अपने शर्ट की तरफ इशारा करने लगा। वन्या समझ गई कि यक्षित ने एक बार फिर उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। अब वन्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह शर्ट उठाकर यक्षित को पहनाने लगी। जब वह शर्ट के बटन लगाने लगी तो यक्षित ने जानबूझकर उसे अपने और करीब कर लिया। ऐसा करते हुए वन्या ने उसे शर्ट पहना दिया। यक्षित वन्या को हक करते हुए उसकी कानों की तरफ झुक जाता है और धीरे से बोला, आज की रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो बी रेडी। ये कहते हुए वह आहिस्ते से वन्या के ईयरलोब को काट देता है। वन्या तो उसे बस देखती ही रह जाती है। यक्षित उसे बाय जान कहते हुए आईएफएस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रजावत इंडस्ट्रीज। अनय अपने आईएफएस की कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस वक्त दृष्टि अपने कैबिन में थी। तभी अनय को दृष्टि से कुछ डिस्कस करना याद आया। वह बजाय दृष्टि को इंटरकॉम से बुलाने की वो खुद उसके कैबिन की तरफ चला गया। वहां जाता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। समर जो कि सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर था, दृष्टि के कैबिन में था और उसके कंधे पर हाथ रखकर वह बातें भी कर रहा था। ये सच था कि समर दृष्टि को पसंद करता था, पर दृष्टि उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। दृष्टि ने पहले ही उसे क्लियर कर दिया था कि वह उसे सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहती है, इसलिए बेहतर होगा कि वह उससे इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन न रखे। समर ने सोचा कि अगर उसने दृष्टि की बात नहीं मानी तो प्यार के साथ साथ दोस्ती भी जाएगी, इसलिए न चाहते हुए भी वह दृष्टि की कंडीशन मान लेता है। अभी वह दृष्टि के कैबिन में उससे मिलने ही आया था। काम तो बस एक बहाना था। दृष्टि उससे फ्रेंडली ही बात कर रही थी। ये देखकर अनय का दिल जल गया। वह अपनी सर्द आंखों से दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, इन माई कैबिन राइट नाउ। तेज आवाज में इस तरह कहने से दृष्टि भी उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनय ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि कोई भी उसे देखकर यह कह सकता था कि वह दृष्टि का एक पॉजिटिव पार्टनर है और किसी और को उसके आसपास भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दृष्टि तो हैरान ही रह गई। अभी जो हुआ उसे देखकर दृष्टि ने समर को अपने कैबिन में जाने को कहा और अनय के कैबिन की तरफ जाने लगी। अभी इस तरफ से अनय गुस्से से निकला था।
अपने कैबिन में आकर अनय जोर से दरवाजा बंद करता है और सोफे पर आराम से बैठ जाता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने इस तरह क्यों रिएक्ट, जैसे कि दृष्टि उसकी पीए न होकर उसकी वाइफ है। ये बात सच थी कि अनय ने ये सब जेलस होकर किया था। वो दृष्टि के आसपास उस समर को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बस इसी गुस्से की वजह से उसने दृष्टि को अपने कैबिन में आने के लिए कहा। अजर ए मोहब्बत, ये बात सच थी कि अनय ने ये सब जेलस होकर किया था। वो दृष्टि के आसपास उस समर को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बस इसी गुस्से की वजह से उसने दृष्टि को अपने कैबिन में आने के लिए कहा। अब आगे दृष्टि अनय के कैबिन में आकर उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करने में लगी थी। उसे अनय के चेहरे पर जेलेसी साफ साफ नजर आ रही थी। दृष्टि को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि न तो वह उसकी गर्लफ्रेंड है और न ही वाइफ। दृष्टि को ये काफी अजीब लग रहा था। अनय ने दृष्टि को अपनी बातों से नहीं दिखाया कि वह समर से जेलस हो रहा था। वह दृष्टि को जबरदस्ती किसी पुराने प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है। दृष्टि अनय को टोकते हुए बोली, बट सर, इस प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रिजेक्ट की जा चुकी है, हम इस पर दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि का कहना सही था, पर अनय के माइंड में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। उसने दृष्टि की तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, यहाँ बॉस कौन है, मैं या तुम? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और बुरा सा मुंह बनाकर खुद से बोली, अकड़ू कहिन के। एक सिंपल सा सवाल तो पूछा था, फिर भी जवाब देने में इन्हें मौत आ रही है। उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? दृष्टि ने न में सिर हिला दिया। इसके बाद वह अनय के कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अनय ये सोचने लगा कि उस समर के बच्चे को दृष्टि से दूर कैसे रखा जाए। वह जब भी समर को देखता था, उसका चेहरा अपने आप तन जाता था। यह उस जेलेसी की वजह से ही थी। वो किसी भी कीमत में दृष्टि को उससे दूर रखना चाहता था। अनय के दिमाग में एक आइडिया आया। किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शन देकर उसने थोड़ी देर बाद दृष्टि को अपने कैबिन में बुलाया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस दृष्टि, अब से तुम मेरे बगल वाले कैबिन में बैठोगी। दृष्टि तो अनय की तरफ ही देख रही थी। उसे जवाब न देता देख अनय फिर से बोला, दृष्टि तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपने होश में आते हुए बोली, हाँ सर, पर क्यों सर? आई मीन मेरे कैबिन में कोई प्रॉब्लम थी। उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, नो क्वेश्चंस, चुपचाप जैसा कहा है वैसा करो, अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि फुसफुसाते हुए खुद से बोली, और कोई एक्शन है क्या? उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, खुद से बातें करना बंद करो। अगर करनी ही है तो थोड़ी तेज आवाज में करो ताकि मैं भी सुनूं कि मेरे पीठ पीछे तुम बोलती क्या हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आपको मैं चुगली करने वाली दिखती हूँ? अनय अपने चेयर से उठकर दृष्टि के करीब आने लगता है। दृष्टि अनय को घूरते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगती है। अनय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती रहती हो? हम। उद्धरण चिन्ह। अब तक दृष्टि दीवार से पूरी तरह सट चुकी थी। अनय ने अपने दोनों हाथों का घेरा बना लिया था ताकि दृष्टि बचकर जाने न पाए। अनय के इस तरह करीब आ जाने से दृष्टि की दिल की धड़कनें काफी हद तक फास्ट हो चुकी थी, जिसे अनय भी महसूस कर पा रहा था। दृष्टि को घबराते देख अनय के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो दृष्टि के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम उस समर से दूर रहोगी, समझ में आई बात? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखने लगी। उसने थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। उसका सिर दीवार पर लगने ही वाला था कि अनय ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया और उसे डांटते हुए बोला, क्या करती रहती हो? अभी चोट लग जाती तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि तो बस अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय को समझने की कोशिश कर रही थी। वो अनय के पल पल बदलते एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वह उसके लेकर जेलस हो रहा था, वहीं अभी वह उसकी केयर करने में लगा था। दृष्टि को अनय के इतने करीब आ जाने से उसे घबराहट तो बहुत हो रही थी, पर उसने हिम्मत की और अनय की आंखों में देखते हुए बोली, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि का ऐसा कहना था कि अनय उसके चेहरे के और करीब आकर उसकी तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखते हुए बोला, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ, आइंदा से मुझे वो तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। समझ में आई बात? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इंटेंस आंखों में उसे एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था।
जिसे देखते ही दृष्टि ने अपने नजरें दूसरी तरफ कर ली क्योंकि वह उसे देख ही नहीं पा रही थी। अने अभी भी दृष्टि के करीब ही था। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ, जिससे अने दृष्टि से दूर हुआ और उसे सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा। दृष्टि चुपचाप चेयर में बैठ गई। अने अपनी चेयर में बैठ गया और कम इन कहा। ये साइना मलिक थी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वो अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए थी जिस पर उसे अने के साइन चाहिए थे। वो अने की चेयर की तरफ बढ़ते हुए दृष्टि को अपनी जलती आंखों से देख रही थी, क्योंकि अने का पीए उसे बनना था और बन गई दृष्टि। अने ने उस फाइल में साइन कर दिए और उसे लेकर वह बाहर आ गई। वह मन ही मन दृष्टि को इस पोजीशन से हटाने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ सिन्हानिया मेंशन वन्या किचन में लंच रेडी करने में लगी हुई थी, पर उसका ध्यान बार बार यक्षित की आज सुबह कही बातों की तरफ जाने लगा। उसने कहा था, आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो बी रेडी। उद्धरण चिन्ह। वह मन ही मन यही सोच रही थी, क्या सरप्राइज हो सकता है। समझ नहीं आ रहा यक्षित को अचानक ये सरप्राइज का भूत कैसे चढ़ गया। पहले तो ऐसे नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचते हुए बोली, कहीं आज रात वो मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरी परमिशन के बगैर वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं एक काम करूंगी, मैं उन्हें साफ मना कर दूंगी। अरे नहीं, अगर मैं सामने से उन्हें मना करूंगी तो वो मुझे टीज करने लगेंगे, ये बोलकर कि मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है। नहीं नहीं बेशरम, वो है, मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए अचानक वन्या का हाथ गर्म पैन पर लग गया, जिससे उसके हाथ हल्के से जल गए। आहे, वन्या के मुंह से निकला। भाभी क्या हुआ, आप ठीक हो? ये युवान था जो किचन में फ्रिज से जूस लेने आया था। वन्या युवान की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लग गई है। उद्धरण चिन्ह। युवान आइस क्यूब्स निकालकर वन्या के हाथों पर रब करते हुए बोला, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर भाभी आप कहाँ गुम थीं? मैं देख रहा था कुकिंग करते वक्त आपका ध्यान कहीं और था। अगर कोई परेशानी है तो आप अपने इस क्यूब से देवर से शेयर कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की तरफ देखते हुए जो उसके हाथों पर आइस क्यूब से रब करने में लगा था बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी मुझे पता है आप कुछ सोच रही थी। बताएं न। भाई ने फिर से कुछ कहा क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आपका फरमान लेकर जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान ने यह अपने डैड और दादाजी के लिए कहा था। उसकी बातें सुनकर वन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। युवान में ये टैलेंट था कि वह रोते हुए इंसान को भी हंसा देता था। वन्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए युवान के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, यू आर सो क्यूट युवान। युवान अपना सीना तानते हुए बोला, आई नो भाभी कि मैं बहुत क्यूट हूँ, और आप भी मेरी तरह ही क्यूट हो, क्योंकि एक क्यूट इंसान को ही दूसरे क्यूट इंसान की कदर होती है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताए क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। वन्या पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है। वो युवान तुम्हारे भाई? युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, हाँ कहिए, भाई को क्या? उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की कही बातें युवान को बता देती है। उसकी बातें सुनकर युवान खुशी से उछल पड़ता है। वह वन्या की तरफ चमकती आंखों से देखते हुए बोला, क्या बात है भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस मामले में भाई को बेवकूफ़ समझता था, पर वो उतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की तरफ घूरते हुए बोली, युवान तुम एक वाइफ के सामने उसके ही हस्बैंड को बेवकूफ़ कह रहे हो। हम सोचो ये बात अगर यक्षित को पता चल गई तो। युवान वन्या के गोद में सिर रखते हुए बोली, सॉरी मम्मा, प्लीज़ भाई तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो मुझे घर निकाला दे देंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वह उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्यूट बॉय, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गए। उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप क्या जानो, भाई का खौफ ही कुछ ऐसा है कि न चाहते हुए भी डरना पड़ता है उनसे। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा इतने खतरनाक हैं तुम्हारे भाई? उद्धरण चिन्ह। युवान, वो तो आपको पता होगा ना। उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या के हाथों को दोबारा अपने सिर पर रखते हुए बोला, भाभी। उद्धरण चिन्ह। वन्या, हम बोलो। उद्धरण चिन्ह। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझसे बहुत प्यार करती है ना? वन्या उसकी नाक को खींचते हुए बोली, कोई शक है क्या? उद्धरण चिन्ह। युवान, मैं आपसे जो मांगूंगा क्या आप मुझे वो देंगी? वन्या थोड़ी देर सोचते हुए बोली, हम अगर तुम्हारी जिद पूरी करने लायक होगी तो जरूर करूंगी।
उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, भाभी मुझे नए क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए, जो बिल्कुल आपकी तरह हो, भाई की तरह खड़ूस नहीं। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर वन्या उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह युवान को क्या बोले। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम अपने भाई से ये क्यों नहीं मानते? उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं भाई से भी कहूँगा, पर आप मेरी क्यूट भाभी हैं न, इसलिए आपके पास मेरी फरमान जल्दी पहुँच जाती है, इसलिए पहले आपको बताया। युवान की बातें सुनकर वन्या स्माइल करने लगी। रात के वक्त दिन के बाद वन्या अपने कमरे में आ गई। यक्षित अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था, इसलिए वह परेशान हो गई थी। आज का टेस्टी डिनर भी वन्या को यक्षित के बिना बेस्वाद लग रहा था। उसने काफी बार उसका फोन भी ट्राई किया, पर हर बार स्विच ऑफ ही आया। ये देखकर वह और परेशान हो गई। वह बेसब्री से यक्षित का वेट कर रही थी। रात के 11 बजे उसके कमरे का डोर खुला और यक्षित अंदर आया। उसे देखकर वन्या को पहले तो अच्छा लगा, फिर उसकी तरफ बढ़कर उस पर गुस्सा उगलते हुए बोली, इतने देर तक कहाँ थे आप? आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातों में उसका फिक्र साफ नजर आ रहा था। यक्षित को पता थी कि घर पहुंचकर वन्या का रिएक्शन यही होने वाला है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, जान, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वन्या के सवाल का जवाब दिए बगैर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके इस तरह इग्नोर करने से वन्या को बहुत जोर से गुस्सा आया। वह चुपचाप बेड के एक तरफ बैठ गई। यक्षित जब शॉवर लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें सबसे पहले वन्या की सेक्सी बैक पर पड़ी। उसने आज रेड कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे यूं मुंह फुलाकर बैठा देख यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई। वह जैसे ही वन्या के पास गया, वन्या वहां से उठकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह यक्षित की प्रेजेंस को पूरी तरह इग्नोर करने में लगी हुई थी। जब वन्या यक्षित को इग्नोर करते हुए डोर से बाहर जाने को हुई तो यक्षित डोर के सामने खड़ा हो गया, जिससे वन्या ने यक्षित से अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर यक्षित उसे एक झटके में उसकी कमर से खींचकर अपने करीब कर लेता है। वन्या अभी भी यक्षित की तरफ नहीं देख रही थी, वह अभी उससे बहुत गुस्सा थी। यक्षित उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए प्यार से बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो ना। वन्या ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यक्षित ने उसे दोबारा रिक्वेस्ट किया तो उसने अपनी गुस्से से भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। गुस्सा करते हुए वह और भी खूबसूरत लग रही थी। यक्षित को तो उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह अपनी सफाई देते हुए बोला, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए लेट हो गया। वन्या अपनी आग उगलती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? उद्धरण चिन्ह। मीटिंग की वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई है। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने हम कहा, क्योंकि वह अभी भी उससे खफा थी। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आपने सुबह मुझसे कुछ कहा था। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने भूलने का नाटक करते हुए कहा, मैंने कुछ कहा था, पर क्या मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो न। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने इतना ही कहा था कि वन्या का पारा बहुत हाई हो गया। वह गुस्से से यक्षित की तरफ देखे बिना ही बोली, डिनर करके सो जाना, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपने कपड़े चेंज किए बगैर ही बेड पर लेट गई। यक्षित को अब लगने लगा कि उसने अपनी वाइफी को कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया। उसने सबसे पहले डिनर किया और वन्या के बगल में लेट गया, जो कि गुस्से से पेट के बल लेटी हुई थी। वह आहिस्ते से वन्या की तरफ झुककर उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। वन्या को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वह भी देखना चाहती थी कि यक्षित उसे मनाने के लिए क्या क्या करता है। यक्षित ने झुककर आहिस्ते से वन्या की खुली कमर पर अपने होंठ फिराने लगा, फिर आहिस्ते से उसे अपनी तरफ पलट देता है। वह जैसे ही उसके होठों की तरफ झुकता है, वन्या अपने होठों पर हाथ रख देती है और गुस्से से यक्षित की तरफ देखने लगती है। यक्षित उसका हाथ हटाते हुए बोला, जान प्लीज मान जाओ ना। वन्या ने पूरी तरह उससे नजरें फेर ली। ये देखकर यक्षित उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वन्या उससे छुटने के लिए छटपटाने लगती है, पर यक्षित उसे मजबूती से पकड़े हुए बालकनी का ग्लास डोर खोलता है और वन्या को सामने खड़ा कर देता है। सामने का नज़ारा देख वन्या सरप्राइज्ड हो जाती है। वन्या का यक्षित को परेशान करना। यक्षित उसका हाथ हटाते हुए बोला, जान प्लीज मान जाओ ना। वन्या ने पूरी तरह उससे नजरें फेर ली। ये देखकर यक्षित उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वन्या उससे छुटने के लिए छटपटाने लगती है।
पर यक्षित उसे मजबूती से पकड़े हुए बाल्कनी का ग्लास डोर खोलता है और वन्या को सामने खड़ा कर देता है। सामने का नज़ारा देख वन्या सरप्राइज्ड हो जाती है। अब आगे बाल्कनी को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करवाया गया था। चारों तरफ लाल गुलाब के पेटल्स सजे हुए थे, उन पर कैंडल्स भी जल रहे थे। बीच में एक टेबल रखा हुआ था जहां 2 चेयर लगाए गए थे। टेबल में फ्लावर वॉश में फ्रेश रेड रोजेस सजाए गए थे। ओवरऑल पूरा माहौल बहुत रोमांटिक था। ऊपर से चांद की उजली रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी और कैंडल्स से ही वहां का माहौल रोशन हो रहा था। ये देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। यक्षित उसे पीछे से ही हग करते हुए उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट देता है और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, सरप्राइज पसंद आई? उद्धरण चिन्ह। वन्या ने आहिस्ते से हम कहा। तभी उसे याद आया कि यक्षित थोड़ी देर पहले भूलने का नाटक कर रहा था। ये याद आते ही वह पीछे मुड़कर यक्षित की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, तो इसका मतलब है कि आप भूलने का नाटक कर रहे थे? आपको सब याद था? उद्धरण चिन्ह। यक्षित स्माइल करते हुए बोला, और नहीं तो क्या? उसका जवाब सुनकर वन्या गुस्से से घूरकर उसकी तरफ देखने लगी। यक्षित उसके गुस्से को दूर करने के लिए उसके बेहद करीब आ गया और उसके कानों के पास सेंसुअल वॉइस में बोला, सोच लो वाइफी, तुम अगर ऐसे घूरती रही तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही वन्या इधर उधर देखने लगी। ये देखकर यक्षित स्माइल करने लगा। वह उसके कानों के पास जाकर बोला, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वन्या सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखने लगी। तभी वह अपने पेंट की पॉकेट से कुछ निकालकर अपने एक घुटने पर बैठ जाता है। वह वो बॉक्स खोलता है जिसमें बेहद ही खूबसूरत डायमंड की एक चमचमाती रिंग होती है, जिसे देखकर वन्या की आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसे देखकर ही इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए बोलना स्टार्ट करता है, वन्या, ये सच है कि मैंने तुमसे शादी जल्दबाजी में की थी। तब मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि मेरा ये फैसला सही है या गलत, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुमसे शादी करने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मेरा प्यार और शादी जैसी चीज़ों पर भरोसा उठ गया था, पर तुमने मुझे ये यकीन दिला दिया कि प्यार अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे लाइफ की हर छोटी बड़ी खुशियाँ दी। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कहूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई रियली रियली लव यू। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वन्या के इंडेक्स फिंगर में वो रिंग पहना देता है और उसे चूम लेता है। वन्या को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी यक्षित ने उससे अपने प्यार का इजहार किया है। सच में वन्या आज बहुत ज्यादा खुश थी। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे बेइंतहान प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ अपनी फीलिंग कन्फेस करने का, पर इतना याद रखना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या का तो मन कर रहा था कि वह भी अभी के अभी अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे, पर कुछ सोचकर वह रुक जाती है। वह मन ही मन बोली, आपको पहले से सरप्राइज के बारे में याद था, पर फिर भी आपने मुझे परेशान किया, मुझे आज इतना वेट करवाया। सो यक्षित राय सिन्हानिया, आपको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाती है। दोनों चेयर के पास बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वन्या का पूरा ध्यान खाने पर था, वह यक्षित की तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर यक्षित उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम तो अभी से रोमांटिक होने लगी। यहाँ पति बैठा है और उसकी कोई कदर भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की शिकायतें सुनकर वन्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। ये देखकर यक्षित अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है। फिर आहिस्ते से वन्या के पेट पर अपने हाथ फेरते हुए उसके ईयरलोब को अपने दांतों के बीच दबा लेता है और धीरे से उसे बाइट करते हुए बोला, वाइफी, मैंने तुम्हें टाइम दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे वेट कराओ। उद्धरण चिन्ह। वह वन्या के गालों को पीछे से ही किस करते हुए बोला, अच्छी बीवी की तरह तुम भी ये एक्सेप्ट कर लेना कि मुझसे प्यार करती हो, समझ में आई बात? उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित के प्लेट से खाते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, तुम अगर नहीं भी कन्फेस करोगी तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है न, वो तुमसे कबूल करवा लेगा। उद्धरण चिन्ह। देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों डिनर के बाद बेडरूम में आ गए। वन्या थकी हुई थी इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। वहीं यक्षित, उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह कुछ सोचने में बिजी था। उसे अपने रिसोर्सेस से पता चला था कि उसकी मॉम और बहन का मर्डर इस वक्त मुंबई में ही मौजूद है।
यक्षित बस उसी के बारे में सोचने में लगा था। वो काफी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। फिर उसका ध्यान वन्या के सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ गई, जो सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो उसके गालों को हल्का सा चबाते हुए बोला, मन करता है अभी तुम्हें खा जाऊं, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है मैंने तुम्हें मौका दिया है तो तुम उसे अपने हाथ से जाने तो नहीं दोगी। आखिर आज पूरा दिन जो तुम्हें वेट करवाया है, पर अगर ज्यादा शैतानी करने की कोशिश की तो पनिशमेंट भी तुम्हें डबल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह स्माइल करने लगा और वन्या को अपनी बाहों में भरकर नींद के आगोश में चला गया। दूसरी तरफ दृष्टि का अपार्टमेंट। दृष्टि अपने बेड पर सो रही थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें निकल रही थी। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा तरबतर हो गया। हॉस्पिटल के एक वार्ड का नज़ारा। एक 15 साल की लड़की अपने मॉम डैड के बेड के बीच बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह लगातार डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसके मॉम डैड को ठीक कर दें, पर डॉक्टर्स भी अपना इलाज पूरा कर चुके थे। अब सब भगवान के ऊपर ही था। वह बच्ची अपने आंखों में आंसू लेकर बार बार भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि वे उसके मॉम डैड को बचा लें। मॉम डैड, आपको कुछ नहीं होगा, आप दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। लड़की की मॉम उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म का बदला निकाल रहा है जो हमें अपनी प्रिंसेस से दूर करने में तुला हुआ है। उद्धरण चिन्ह। वह बच्ची अपने आंखों में आंसू लिए अपनी मॉम को सुनने में लगी थी। उसकी मॉम उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ही बोली, बेटा अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम अपनी छोटी सी प्रिंसेस को इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं, पर भगवान की यही इच्छा है बेटा। हो सके तो मुझे और अपने डैड को माफ़ कर देना। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही दोनों की सांसें थम गई और उस लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह जोर जोर से रोने लगी। इसके साथ ही दृष्टि की भी आंखें खुल गई। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था और आंखों में आंसू की कुछ बूंदें भी छलक आई थी। उसने खुद को संभाला और अपने बेड के साइड में रखे जग से पानी लेकर उसे पीने लगी। पिछले कई सालों से दृष्टि को अक्सर ये सपना आता था और उसकी आंखों को नम करके उसके दिल को तोड़ सा जाता था। ये सपना उसकी जिंदगी की सच्चाई थी, जिसके बारे में सिर्फ वन्या ही जानती थी। आज तक उसने किसी को भी अपने मॉम डैड के बारे में नहीं बताया था। वह थोड़ी देर तक बेड पर बैठने के बाद वापस से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह चुपचाप सीलिंग की तरफ एकटक देखने लगी। अगली सुबह दृष्टि सुबह जल्दी उठ गई। वह रोज ऑफिस जाती थी, इसलिए जल्दी उठना उसका हैबिट बन गया था। वह फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी, फिर जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद वह अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। रजावत इंडस्ट्रीज। दृष्टि को अनय को आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में असिस्ट करना था, इसलिए वह उसके कैबिन में गई, पर अनय अपने कैबिन में नहीं था, इसलिए वह सामने वाले चेयर पर बैठकर अपने हाथ में रखी फाइल को देखने लगी, पर उसका ध्यान फाइल में न होकर कहीं और ही था। वह कुछ सोचने में लगी हुई थी। तभी अनय अपने कैबिन में एंटर होता है तो उसकी नज़र अपने सामने बैठी दृष्टि पर जाता है, जो बड़े ध्यान से फाइल को देख रही थी। वह अपने डेस्क की तरफ जाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस दृष्टि। पर दृष्टि को कोई होश ही नहीं था। वह तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे इसका भी एहसास नहीं हुआ कि अनय अपने कैबिन में आ चुका है। दृष्टि को खोया हुआ देख अनय उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर उसका नाम लेते हुए बोला, दृष्टि। पर अभी भी उसका ध्यान नहीं टूटा। अनय को समझ नहीं आ रहा था कि दृष्टि कहाँ खोई हुई है, जो इतनी बार बुलाने पर भी वह बाहर नहीं निकल रही। वह अपने डेस्क से उठकर दृष्टि के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दृष्टि। उद्धरण चिन्ह। तब जाकर दृष्टि का ध्यान टूटा और वह होश में आई। वह हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सर, वो मैं। उद्धरण चिन्ह। अनय का ध्यान दृष्टि के फेस पर गया, जो कि आज बाकी दिनों के मुकाबले मायूस सा था। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि एवरीथिंग इज ऑल राइट। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपने मद के ख्यालों को छुपाते हुए अपने फेस पर हल्की स्माइल लेकर बोली, नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपको इस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने आई थी। उद्धरण चिन्ह। अनय ने हम कहा और दृष्टि एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करती गई। दृष्टि इस स्किल में बहुत शार्प थी। वो हर प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देती थी, पर अनय समझ गया था कि दृष्टि जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। अनय को समझाने के बाद और उसकी आज की शेड्यूल बताने के बाद वह अपने कैबिन में आ गई। वह अपने राउंड चेयर पर सिर टिका कर कुछ सोचने में लगी हुई थी। तभी उसके कैबिन पर किसी ने नॉक किया।
दृष्टि ने अपना सर टिकाए ही कहा, कम इन। उद्धरण चिन्ह। ये समर था। दृष्टि ने सामने की तरफ देखा और समर को बैठने के लिए कहते हुए बोली, बताओ क्या काम था। दृष्टि के ऐसा कहने पर समर उस पर बिगड़ते हुए बोला, क्या दृष्टि, बिना काम के क्या मैं तुम्हारे कैबिन में नहीं आ सकता? जब से तुम बॉस की पीए बनी हो, हम सबको तो भूल ही गई हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि समर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं समर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। उद्धरण चिन्ह। समर एक नज़र दृष्टि को देखता है। उसका चेहरा आज उसे उतरा हुआ लग रहा था। वो अपने एक हाथ बढ़ाकर दृष्टि के हाथों में रखते हुए बोला, दृष्टि आर यू ऑल राइट? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने हम कहा और अपना हाथ वापस ले लिया। वो समर को इग्नोर करते हुए बोली, आई थिंक मुझे थोड़ी देर रेस्ट की ज़रूरत है। उद्धरण चिन्ह। समर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, श्योर। फिर वो उसके कैबिन से बाहर आ गया। अने अपने कैबिन से ही ये सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने दृष्टि को पहले ही कह दिया था कि वह समर से दूर रहे, पर इसमें दृष्टि की भी कोई गलती नहीं थी। समर खुद ही उसके कैबिन में आया था। अन्य फील सॉरी टू दृष्टि। समर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, श्योर। फिर वो उसके कैबिन से बाहर आ गया। अने अपने कैबिन से ही ये सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने दृष्टि को पहले ही कह दिया था कि वह समर से दूर रहे, पर इसमें दृष्टि की भी कोई गलती नहीं थी। समर खुद ही उसके कैबिन में आया था। अब आगे। समर के जाने के बाद अनय ने थोड़ी देर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर जब वह शांत नहीं हो पाया तो दृष्टि को अपने कैबिन में बुलाया। दृष्टि ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और चुपचाप उसके कैबिन में चली गई। दृष्टि के अंदर आते ही अनय ने कैबिन का दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये देखकर दृष्टि सवालिया नज़रों से अनय की तरफ देखने लगी। अनय उसे गुस्से से घूरने लगा। ये देखकर दृष्टि बोली, क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, ओह रियली मिस दृष्टि, तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि तो अभी भी कंफ्यूज थी कि अनय किस बारे में बात कर रहा है। वह सवालिया नज़रों से फिर से उसकी तरफ देखने लगी। ये देखकर अनय इरिटेट हो गया और दृष्टि के करीब आकर उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था न कि उस समर से दूर रहो, पर तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह दृष्टि के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पेन होने लगा था। एक तो दृष्टि पहले ही इतनी परेशान थी और अनय की इस बात ने उसे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। वह अपनी पीठ ऊंची करते हुए बोली, छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अपने आप को इग्नोर होता देख अनय का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए दांत पीसकर बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की आंखों में देखते हुए बोली, आहे, छोड़िए मुझे। पहली बात तो आप जबरदस्ती मेरे मामले में टांग अड़ा रहे हैं। ये मेरी मर्जी है कि मैं किससे मिलती हूँ, किससे बातें करती हूँ। और रही बात समर की, तो मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो खुद ही आया था मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि इसके आगे भी कहने वाली थी, पर अनय ने अपनी जलती आंखों से दृष्टि को देखने लगा और एक झटके में उसे कमर से खींचकर खुद के करीब करते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे रफली किस करने लगा। वो इस किस के जरिए दृष्टि पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसके इस तरह वाइल्डली किस करने से दृष्टि छटपटाने लगी और उसे खुद से दूर धकेलने लगी, पर अनय पर उसका कोई जोर नहीं चल पा रहा था। वो उसके होंठों को बहुत बुरी तरह किस कर रहा था, जिससे दृष्टि को बहुत दर्द भी हो रहा था। थोड़ी देर में ही उसकी सांसें भारी होने लगी। ये महसूस करके अनय ने उसके होंठों को बेरहमी से काट दिया, जिससे दृष्टि के होंठों से खून निकल आया। उसे बाइट करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। दृष्टि के आंखों में आंसू आ गए थे, पर यह आंसू गुस्से के थे। उसने अपने होंठों पर आए खून को साफ करते हुए अपने आंसुओं के साथ अपनी गुस्से से लाल आंखों से अनय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे हर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर रजावत। ये कहते हुए वह बिना टाइम वेस्ट किए अनय के कैबिन से निकल गई। उसके जाने के बाद अनय ने गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर दे मारा। उसे बहुत जोर की लगी, पर दर्द महसूस नहीं हुआ। वह कैबिन के सोफे के पास जाकर बैठ गया और सिगरेट निकालकर उसकी कश लेने लगा। धीरे धीरे वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। जब उसका गुस्सा शांत हो गया तब अनय को रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में दृष्टि को हट कर दिया। उसे दृष्टि का सुबह का मायूस चेहरा याद आया। उसे याद करते हुए वह खुद से बोला, ओह गॉड, मैंने ये क्या कर दिया। वो सुबह से परेशान थी और फिर भी मैंने उसके साथ। उद्धरण चिन्ह। वह बिना टाइम वेस्ट करते हुए दृष्टि के कैबिन की तरफ चला गया। वह सीधे अंदर गया, पर दृष्टि वहां पर नहीं थी।
पूछने पर पता चला कि दृष्टि की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वह आज घर के लिए जल्दी निकल गई। अने चुपचाप अपने कैबिन में आ गया। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था। वो खुद से बोला, क्या जरूरत थी दृष्टि पर इस तरह से रिएक्ट करने की। उसने कहा भी कि समर खुद आया था उसके कैबिन में। नो, मैंने दृष्टि के साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। वो खुद के इमोशंस में ही उलझ सा गया था। पर मैंने ऐसा रिएक्ट ही क्यों किया? पहले तो ऐसा नहीं था। मैं कहीं विवेक की कही बातें सच तो नहीं। मुझे दृष्टि से प्यार। तभी उसके कैबिन पर कोई नोक करता है। वो उसकी तरफ देखे बिना ही कम इन कहता है। अंदर साइना आती है। वो आई तो अपने साथ एक फाइल लेकर थी, पर वह अभी अने के फेस एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। एक्चुअली साइना को ये पता चल चुका था कि अने दृष्टि के लिए कुछ फीलिंग्स रखता है। हालांकि अने खुद अपनी इन साइलेंट फीलिंग से अनजान था, पर कहते हैं न कि प्यार छुपाए नहीं छिपता। साइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अने उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ देखे। क्योंकि वह अने को पाना चाहती थी, इसलिए रजावत इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया था। जब से उसने अने को दृष्टि की तरफ देखते देखा, वह उसी वक्त से ये प्लान करने लगी कि किस तरह वह अने को दृष्टि से दूर करे। धीरे धीरे उसे आइडिया हो गया कि वह अपने प्लान को कैसे सक्सेसफुल बना सकती है। साइना ने फाइल देते हुए कहा, सर इसमें आपके साइन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अने ने उसकी तरफ देखे बिना ही उस फाइल पर साइन कर दिए। वो अने की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा दिल बहुत जल रहा होगा, बट यू डोंट वरी अने, मैं तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग भर दूंगी कि तुम उससे नफरत के सिवाय और कुछ नहीं कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह डेविल स्माइल करती है और फाइल लेकर वहां से निकल जाती है। अने का पूरा ध्यान अभी दृष्टि पर ही था। वह चाह कर भी किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। दूसरी तरफ वेद किंडरगार्टन गया हुआ था। उसने आज अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती की थी। छुट्टी के वक्त वह अपनी बेस्ट फ्रेंड आस्था के साथ फुदकते हुए बाहर आ रहा था। आस्था 4 साल की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसके बालों की लेंथ कंधे से नीचे तक थी। सामने बेबी कट था, जो उसके लुक को और भी क्यूट बनाता था। उसने आज पिंक कलर की क्यूट सी फ्रॉक पहनी हुई थी। उससे मैच करता हुआ शूज और मैचिंग हेयर बैंड भी लगाया हुआ था। उसकी नीली नीली क्यूट सी आंखें थीं और गुलाबी गोरे गालों के साथ वह बिल्कुल एंजल लग रही थी। वह एक हाथ से वेद को थामे हुए थी। वेद था कि फुदकते हुए उससे आगे निकल जा रहा था। ये देखकर आस्था उसे डांटते हुए बोली, अरे बुद्धू साथ में चल वरना कीचड़ में गिर जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने बचाया नहीं। उद्धरण चिन्ह। वेद उसके हाथों को पकड़ फुदकते हुए बोला, आज तक तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। फिर दोनों नाचते हुए बाहर आ जाते हैं। वन्या आज ड्राइवर के साथ खुद ही वेद को लेने आई थी। जैसे ही वेद की नज़र वन्या पर पड़ी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगा। ये देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, बेटा आराम से। पर वेद को अपनी मम्मा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी और दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। ये देखकर वन्या दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद रोने लगा क्योंकि उसके पैर पर चोट लग गई। वन्या उसे चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ बेटा, तुम तो मम्मा की स्ट्रॉ बेबी हो ना। उद्धरण चिन्ह। आस्था वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बुद्धू मैंने तुम्हें समझाया था न कि तेज नहीं दौड़ते चोट लग जाती है। उद्धरण चिन्ह। आस्था की प्यारी प्यारी बातें सुनकर वन्या का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह उसके क्यूटनेस में खोसी जाती है। वेद अभी भी रो रहा था। ये देखकर आस्था उसके पास गई और उसके आंसू को अपने नन्हे हाथों से पोंछते हुए बोली, बुद्धू क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। वेद रोते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये सुनकर आस्था आहिस्ते से वहां बैठ जाती है और आहिस्ते से झुककर वेद के घुटने पर अपने छोटे छोटे होंठों के किस करते हुए बोली, बुद्धू देखो अब मैंने तुम्हें किस्सी दे दी है, अब तुम्हारा दर्द फूर हो जाएगा। वो अपने हाथों से इशारा करते हुए बोली। ये देखकर वेद के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो आस्था के गालों पर किसी देकर बोला, थैंक यू आस्था, तुम बहुत अच्छी हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो 2 प्यारे प्यारे बच्चों की क्यूटनेस में ही खो गई थी। आस्था को देखकर वन्या ने उसे अपने पास बुलाया। वो अपनी टिमटिमाती आंखों से वन्या को देखने लगी। अपनी मम्मा को यूं देखते देख वेद उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज ताई मेरी प्याली मम्मा है, तुम डलो मत, ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें भी ये बहुत प्यार करेंगी, है न मम्मा। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से वन्या के चेहरे को देखने लगा। ये देखकर वन्या स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आस्था वन्या के पास आती है।
वो अपनी प्यारी प्यारी नीली आंखों से वन्या को एकटक देखने लगती है। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, प्रिंसेस आपका क्या नाम है बेटा? उद्धरण चिन्ह। आस्था अपनी टिमटिमाती आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोली, आस्था। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके गालों को छूते हुए बोली, बहुत प्यारा नाम है बेटा, और आप भी बहुत प्यारे हो, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आस्था के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह वन्या के पास जाकर उसके गालों को किस कर लेती है और कहती है, थैंक यू आंटी, आप बहुत क्यूट हो। मेरे मम्मा पापा मुझसे कहते हैं कि मैं उनकी प्रिंसेस हूँ। वन्या उसके गालों को सहलाते हुए बोली, बिल्कुल सही कहते हैं आपके मम्मी पापा। तभी आस्था की कार आ जाती है और वह वेद और वन्या को बाय करते हुए फुदकते फुदकते अपने कार में बैठ जाती है। वन्या उसे जाते तक उसे देखती है। आस्था को देखकर आज वन्या के दिल में कुछ आया। वह एक स्माइल अपने फेस पर ले आती है और वेद को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए कार में बैठ जाती है। वह आहिस्ते से उसे कार की सीट में बैठा देती है और ड्राइवर को कार सिन्हानिया मेंशन की तरफ ले जाने के लिए कहती है। वह कार में रखी फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए उसमें से एक मलहम निकालती है। वेद को बस जरा सी खरोंच आई थी, इसलिए मलहम से ही काम चलने वाला था। वह वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, बच थोड़ा थैला हो रहा है मम्मा। एक तुच्छा, वेद अपने हाथों के इशारे से बताता है। वन्या उसके क्यूटनेस पर स्माइल करती है। वह आहिस्ते आहिस्ते ऑइंटमेंट वेद के घुटने पर खरोंच वाली जगह पर लगा देती है, जिससे उसे एक जलन होती है। वह रोते हुए बोला, मम्मा वेदांश को दल रहा है। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके गालों को सहलाते हुए उसके घुटने में फूंक मार कर बोली, बस थोड़ी देर मेरे बच्चे, फिर आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। मम्मा के समझाने पर वेद चुप हो गया। उसे अब ज्यादा जलन नहीं हो रही थी। वह मम्मा के पास आया और उसके सीने में छिप गया। वन्या ने उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगी, जिससे वेद नींद के आगोश में चला गया। वन्या ने उसके सिर पर किस किया और बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। उसके जहन में बार बार आस्था का क्यूट सा चेहरा आ रहा था। उसकी दिलकश मुस्कान, उसकी क्यूटनेस वन्या को भा गई थी, क्योंकि उसने भी सपना देखा था कि उसकी एक क्यूट सी बेटी होगी, जो बिल्कुल उसकी परछाई होगी। आज आस्था को देखकर वन्या के दिल में ये इच्छा फिर से जाग गई थी। वह वेद की तरफ देखने लगा, जो अभी तक उसकी गोद में सो चुका था। वह उसके गालों पर किस कर लेती है और उसे अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दृष्टि का अपार्टमेंट। दृष्टि को सिर दर्द के बाद फीवर भी आ गया था। वह बेड पर पड़ी हुई थी। उसे बार बार आने का उसे जबरदस्ती किस करना याद आ रहा था। ये सब याद करते हुए उसकी भावहीन आंखों में गुस्से से भरा आंसू आ रहा था। वह अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? आखिर अपने आप को समझते क्या हैं? अगर बॉस है तो क्या कुछ भी करेंगे वो? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या? अगर उन्हें मुझ पर जबरदस्ती करनी है तो मुझे भी उनके साथ कोई काम नहीं करना। एक बार ठीक हो जाती हूँ फिर खुद रेजिग्नेशन लेटर थमा कर आऊंगी उन्हें। आखिर अपने आप को समझते क्या है वो? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अभी भी बहुत गुस्से में थी। वह अपने दर्द को और गम को छिपाने के लिए जानबूझकर गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह आज अने के बिहेवियर से सच में बहुत हट हुई थी। वह अने को काम के मामले में एक अच्छा बॉस समझने लगी थी, पर उसकी इस हरकत ने दृष्टि को हट कर दिया था। इस वक्त वह बुखार से तप रही थी, फिर भी अने पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। तभी उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजती है। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। दृष्टि खुद से बोली, इस वक्त कौन हो सकता है? क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? वह खुद से ही सवाल करने लगती है।